हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे सारणिक और सारणिक में प्रश्नावली 4.3 के बारे में शुरू करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके पहले जो है आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पढ़े हो 10th में जब आप लोग थे, तो वहाँ किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को याद भी होगा कि अगर x1 y1 x2 y2 और x3 किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर आपको इस तरह से दिए गए हों तो उसके क्षेत्रफल का आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे ना। क्या 10th में पढ़े थे? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला वहाँ पे आपने पढ़ा था, है ना। लेकिन जब हम सारणिक पढ़ रहे हैं बेटा, तो अब आपसे बोर्ड में आएगा ना, सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ना कि ये डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करके आप लगा दोगे। सारणिक का प्रयोग करके आपको सवाल लगाना है, ठीक है। तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा हाफ सारणिक में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसी रूप में सारणिक रूप में उन निर्देशांकों को लिख करके विस्तार कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं जो शीर्ष आपको दिए गए होंगे उन शीर्षों को सारणिक के रूप में लिख करके इस तरह से विस्तार कर दिया जाए तो वही क्षेत्रफल आ जाएगा। बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक ही होगा, ये आपको ध्यान रखना। ऋणात्मक आता है तो फिर भी हम उसे धनात्मक लिख देंगे अगर आता है तो, क्षेत्रफल ज्ञात करने की सिचुएशन में। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर आपको ये बात थोड़ा सा भी अटपटा लग रहा हो कि इस रूप में काहे लिखा जाए, मैं अगर इसका विस्तार करके बताऊंगा बेटा ना, तो यही फार्मूला आ जाएगा इसका। और कहीं आपको दिखा भी दूं, हाफ डायरेक्ट में लगा के बता रहा हूँ, हाफ पहले प्लस लिखोगे क्या x1, उसके बाद इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दोगे, इसका गुणा इसमें पहले होगा तो क्या लिखोगे y2 माइनस, फिर चिन्ह होगा इसका माइनस y। अच्छा, इसका चिन्ह लेके विस्तार करते हैं, इसका x2 तो प्लस माइनस होगा ये माइनस x2, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दो y1 माइनस y3 और फिर इसका चिन्ह प्लस x3, है ना। तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दोगे तो इसका गुणा इसमें होगा y1 माइनस y2। अब देखो यहाँ पे आपके फार्मूले में प्लस है, लेकिन यहाँ y3 आगे है y1 पीछे है वहाँ सूत्र में, तो y3 आगे करोगे y1 पीछे करोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और बाकी सब वही है। तो आप देखो आपका वो फार्मूला आ गया, ठीक है। तो उसी फार्मूले को सारणिक रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे सारणिक का प्रयोग करके। फार्मूला याद हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, हाफ आगे सारणिक के रूप में विस्तार कर दो आंसर, ठीक है। आप लोग जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े थे तब भी वहाँ पे आपको हमेशा बताया गया होगा कि 3 बिंदु संरेख सिद्ध करो, है ना। सिद्ध करो कि बिंदु ये और ये संरेख हैं, कॉलिनियर हैं। संरेख का मतलब एक लाइन में है तीनों बिंदु जो दिए जाएं वो एक लाइन में हैं। एक लाइन का मतलब हो जाएगा कि इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, अर्थात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा, ठीक है। तो अगर 3 बिंदु संरेख करने के लिए कहा जाए
x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो और क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। समझ गए? श्योर? अगर कहा जाएगा दिखाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है तो संरेख सिद्ध कर लोगे। इसी रूप में लिख देना है और विस्तार कर देना है, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट सीख गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और संरेख सिद्ध करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, आपसे ये कहा जाएगा 3 बिंदु संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा प्रश्न बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जब के बीच में यहाँ दिया जाएगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल को 0 के बराबर करके, मतलब इस यहाँ से क्षेत्रफल 0 हो जाएगा और इतना फार्मूला रहेगा, या इतना बराबर 0 लिख के सब मान रख के विस्तार कर लेना, k का मान आ जाएगा। ठीक, 3 बिंदु संरेख तब होंगे जब उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, अर्थात तीनों एक रेखा में हो बिंदु, तो क्षेत्रफल 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख के सब मान रख के k का मान निकाल लेंगे। ये तीनों पॉइंट तो बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है बिंदु 2, 4, 3, 5 m, k से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करो। संरेख ना, k वाले में संरेख ना कह के आपसे क्षेत्रफल का मान उस प्रश्न में दे दिया जाए और फिर कहा जाए k का मान लिखो। तो कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, बोर्ड की कॉपी में हम लोग पकड़ लेते हैं उसको, गलती क्या करते हैं कि अगर यहाँ जो डेल्टा है ना, यहाँ 4 वर्ग इकाई लिख देंगे और रख के सूत्र पे हल करके k का एक मान निकालेंगे, तो वहाँ गलत हो जाएगा। 4 यहाँ k के जब मान निकालने हो तो यहाँ पे आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए उसको प्लस माइनस में करके रखो, क्योंकि आपके डेल्टा का मान हो सकता है विस्तार करने पर माइनस में ही आ जाता हो क्षेत्रफल का मान, बाद में आप उसे कहते हो कि हाँ क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए ये धन होगा, लेकिन डेल्टा का मान ऋण में तो आता ही है। तो इसलिए जब भी क्षेत्रफल दिया हो प्रश्न में तो उसको प्लस और माइनस सहित चिन्ह सहित इधर लिखो और इधर पूरा विस्तार करो। बाद में जब k वाले से तुलना करने लगना तो एक बार धन चिन्ह ले लेना, एक बार ऋण चिन्ह लिख के k का 2 मान निकलता है। अभी सवाल आएगा, मैं सब सवाल बताऊंगा, ये विधि आपको बता रहा हूँ केवल। तो 4 पॉइंट्स आप सीख गए क्षेत्रफल वाले पॉइंट्स में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज के दिए गए शीर्षों के निर्देशांक को संरेख सिद्ध करना, संरेख हो तो k का मान निकालना, और चौथा पॉइंट जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो और तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हो तो k का मान निकालना। 4 पॉइंट सीख गए। एक पॉइंट और मैं बता दूं तो 5 सवाल प्रश्नावली में 5-6 सवाल होगा, 5 सवाल का पूरा नियम कंप्लीट हो जाता है। वो है क्या, 2 बिंदु दिए जाए बेटा, x1 y1 और x2 y2, 2 बिंदु दिए जाएं और कहा जाए इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। तो आप लोग तो सूत्र पढ़े थे, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण 11th में, y2 माइनस y1 बराबर नहीं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ सारणिक में हम कैसे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। जब भी बेटा, जब भी 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे कहा जाए, आप तुरंत मान लेना दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा AB पर एक तीसरा बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। क्या है? x, y। उसी रेखा पे एक तीसरा बिंदु मान लेना। ठीक है, अब बताओ ये तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख है। तो बस इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, और यहाँ पे x और y और 1 बराबर 0।
ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण में तीसरा बिंदु हम मान लेंगे अपने आप कि उसी रेखा पर है, अतः तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। अतः त्रिभुज के क्षेत्रफल में जहाँ x3 y3 लिखते थे वहाँ xy लिख के इसको 0 के बराबर कर लेंगे। अब इसका विस्तार करेंगे तो ये गिनती में होगा, ये गिनती में होगा, लेकिन ये x और y में रहेगा, तो हमें रेखा का समीकरण x और y में प्राप्त हो जाएगा, चाहे जितना आएगा वो लास्ट में। विस्तार करने बस आपको आना चाहिए सारणिक में। समझ गए पांचों पॉइंट्स? दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लोगे सारणिक में, एक्स वाई के रूप में आएगा। यहाँ देखो एक्स वाई के पदों में आएगा तब रेखा का समीकरण। ये नहीं सोचना है आपको कि रेखा के समीकरण में एक्स वाई कहाँ से आए, हमें अपने आप से उस पर मान लेना है रेखा पर कि तीसरा बिंदु है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे ये सब सीख गए हो। चलिए हम लोग प्रश्नावली में सीखते हैं, है ना। सवाल देखते हैं। चलिए सभी लोग प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल देखो। देखो सभी लोग पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में 3 पॉइंट दिया गया है और मुझे लगता है तीनों पॉइंट्स आप लगा लोगे। सस्पिशन आपका दूर कर दूं, संदेह दूर कर दूं, एक पॉइंट्स आपको बता देता हूं। चलिए पहला ही पॉइंट बता देते हैं। 1,0 और 6,0 4,3 ये तीनों बिंदु दिए गए हैं। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सारणिक का प्रयोग करके। तो बेटा इसको x1 y1 बराबर 1,0, x2 y2 6,0, x3 y3 4,3 लिख लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हाफ, पहले सूत्र x1 y1 1, x2 y2 1, xy 1, हाफ x1 y1 x3 y3। हाँ तो x1 y1 क्या हो जाएगा 1 0 1 6 0 1 4 3 1। किसी एक एलिमेंट को लेके इसमें विस्तार कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा और दिख रहा होगा कौन सा विस्तार करना है लेके। हाफ, मुझे लगता है इसी को लेके विस्तार करो। देखो ज़रूरत पड़ जाती है अपने आप ही कि हमें इसी को विस्तार कर देंगे, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। इसका चिन्ह माइनस, इसका -3 लिखना है आपको। उसके बाद इसका स्तंभ छोड़ना है और इसका 1 1 के 1 -6 के 6, बस हाफ। ये -5 यहाँ बचेगा, गुणा कर दोगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15/2 वर्ग इकाई, ऐसे आंसर लिख देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी लोग लगा लोगे बेटा? श्योर है ना? तो ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मुझे लगता है कि आप दोनों पॉइंट होमवर्क में लिख लो, है ना, और बैठ के लगाओ, आराम से लगा सकते हो सभी लोग। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल कई बार बोर्ड पेपर में मैंने देखा है जब से एनसीईआरटी आपका लागू हुआ है सिलेबस। दर्शाइए कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक a,b+c है, बिंदु B जिसका निर्देशांक b,c+a है, और बिंदु C जिसका निर्देशांक c,a+b है, संरेख हैं। अब ये अक्षर में दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं, जो थोड़ा मेहनत कम करते हैं, वो ऐसे भी प्रश्न गलत कर देते हैं वहाँ प्लस माइनस करने में, है ना। तो a का निर्देशांक कितना है? a का a, b प्लस b का c+a, c का c, a+b, ये तीनों का निर्देशांक दिया गया है। आप आराम से a का निर्देशांक, b का निर्देशांक और c का निर्देशांक लिख सकते हो पूरा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ये तीनों बिंदु संरेख के लिए कह रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हाफ x1 y1 a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1, है ना। इसमें चाहे विस्तार कर दो, चाहे थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा दो, तुरंत आपको आंसर आने वाला है।
ये इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, मतलब C1 चेंज टू C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा, हाफ A प्लस B प्लस, ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस, ये A प्लस B प्लस, और ये B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1, ये कॉमन हो जाएगा बाहर, है ना। हाफ यहाँ लगा देते हैं, हाफ A प्लस B प्लस C 1 1 1, B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1। C1 और C3 समान है, चूँकि C1 और C3 समान है, इसलिए हाफ A प्लस B प्लस C गुणे इसका मान शून्य हो जाएगा सारणिक का बराबर 0। अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं, लिख देंगे शब्दों में। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते बाई चांस, तो आप विस्तार कर लेते किसी के भी सापेक्ष, तो आराम से तब भी आंसर 0 ही आता। विस्तार करना आपको बेटा पहली प्रश्नावली से सिखाया जा रहा है। सारणिक में जो लड़का विस्तार नहीं कर पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। विस्तार तो एक प्रक्रिया है सारणिक की, जिसे आपको सीखना ही सीखना है। तो लगा ले जाओगे, श्योर है ना, बहुत हार्ड नहीं है बेटा संरेख सिद्ध करना। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं आप ये लगा लेंगे। आप लोग लगाइए आराम से, मैंने आपको समझा दिया है, नहीं समझ में आया जो पॉइंट्स वो नोट कर लिया करो। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपकी दिया गया है प्रश्न में। प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको 4 वर्ग इकाई दिया गया है, ये नहीं कि केवल पहले पॉइंट के लिए दिया है। सभी में त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पे ±4 लिखना है, ये बात ध्यान रखना है ना। तो चलिए एक पॉइंट आपको बता देते हैं। तीसरे का पहला पॉइंट क्या है, x1 y1 बराबर k, 0, x2 y2 बराबर कितना है 4, 0, x3 y3 बराबर 0, 2 है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है ना। तो यहाँ पे जब आप ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिखोगे, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो इसको ±4 लिख दो, या अभी रहने दो, अभी 4 लिखो या यही लगा लो सूत्र में ही, ठीक है, क्योंकि उधर लगाना ही है। ये ध्यान रहे, जब भी k दिया हो प्रश्न में और क्षेत्रफल का मान दिया हो, भूलना मत बोर्ड पेपर तक आप लोग, उसके बाद भूल जाओगे चलेगा। हाँ, k 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल टू ±4। तो पहले इसको विस्तार करके इसकी वैल्यू निकाल लो, इसी के सापेक्ष विस्तार करो C2 के सापेक्ष, तो हो जाएगा हाफ, इसका चिन्ह होगा माइनस, तो इसका स्तंभ और इसका पंक्ति छूट जाएगा, k -4 आएगा इज इक्वल टू +-4। तो इसको चाहोगे तो कट भी जाएगा ये, है ना, और माइनस का अंदर गुणा करोगे, -k + 4 इज इक्वल टू +-4। तो क्या करोगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर या पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन, -k + 4 इज इक्वल टू 4, 4 को उधर ले जाओगे 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घट जाएगा, तो k इज इक्वल टू, a का आंसर ये आ गया, क्योंकि k का मान बताना है आपको, ये नहीं है कि और किसी का मान, क्योंकि k का 2 मान निकलेगा। और फिर ऋण चिन्ह लेने पर -k + 4 इज इक्वल टू -4, -4 -4 -8, माइनस कट गया, k इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो k का 2 मान निकला। तो इस तरह से आपको बेटा तीनों पॉइंट्स लगाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहाँ क्या कौन सा सूत्र लगाना है, कब +- लिखना है, कैसे k का मान निकलेगा, वो आप नोट कर लो, नोट करते रहो, देख लो।
लगा लोगे सभी लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग इसमें आप देखो सारणिकों का प्रयोग करके इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। अभी अभी मैंने बताया था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा। माना दो बिंदु ए जिसका निर्देशांक पहले ऐसे लिख लेना अपने हिसाब से बना के थोड़ा सा सेंटेंस। पहला पॉइंट कितना है 1 कामा, माना दो बिंदु ए तथा बी कितना 3 कामा 6 हैं। ठीक है, माना दो बिंदु ए तथा बी हैं जिनके निर्देशांक वो दिए गए हैं। ठीक है, अर्थात रेखा कौन हुई? ए बी हुई, है ना। अब एक चीज़ और आपको मानना है, माना या पुनः माना रेखा ए बी पर एक बिंदु P x कामा वाई स्थित है। ठीक है, तब रेखा ए बी का समीकरण हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 xy1 बराबर 0। एक फार्मूला अपने दिमाग में रख लो कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण के लिए यहाँ x1 y1 x2 y2 रहेगा और यहाँ xy हमेशा रहेगा। ठीक है, अपने हिसाब से इसको बना लो। हाफ 1 2 1 3 6 1 xy1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को विस्तार कर लो, चाहे जिसके सापेक्ष विस्तार कर लो आंसर आ जाएगा। तो चलिए r1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। 1 तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा, 6 माइनस y हो जाएगा। -2 लिखते हैं, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा, 3 माइनस x आ जाएगा। +1 लिखते हैं, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा, 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। हाफ है जो यहाँ आगे तो 0 में चला जाएगा, है ना। पीछा गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा वो। इसी को निकालो, 6 माइनस y -6 हो जाएगा और +2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 6x माइनस ये +6 -6 कर गया, -4x 3y माइनस y प्लस इज इक्वल टू 0। दो से भी कट जाएगा और माइनस से भी कट जाएगा। यहाँ माइनस x वाले को प्लस लिखा जाता है हमेशा। -2 से भाग करने पर तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपके रेखा का समीकरण आ जाएगा। इतना तो आपको सॉल्व करना है, उसमें तो कोई गणित नहीं लगा। पुराना बहुत गणित आप ऐसा हल किए हो अब तक। ठीक है, बस फार्मूले को समझना है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे कैसे। लगा लोगे सभी लोग? लगा लेंगे ना? ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग लगा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शनल है आपका। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो इसमें k का मान क्या होगा? तो पहला और दूसरा विकल्प तो होगा नहीं, एकदम 100% है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और k का मान निकालना है तो इसमें 2 आंसर आएगा। एकदम फिक्स है, पहले से 2 आंसर आएगा। अब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप तुक्का मारो, तीसरे और चौथे में से चाहे जो, है ना। और नहीं, अगर आपको आ रहा है तभी आप उसका कंफर्म आंसर लगा सकते हो, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है, ऐसा चांस है। ठीक है, तो क्या आप लोग अभी मैंने बताया है सवाल नंबर 3 उसी तरह से लगा लोगे कि बताएं इसको भी? तो ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसमें आप लोग ऑप्शनल है, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए, है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब
ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई, शायद थ्योरम इसमें कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। चलिए अब हम लोग नई प्रश्नावली के बारे में सीखें। उसके पहले प्रश्नावली के पहले जो कॉन्सेप्ट है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उसको सीखते हैं, ठीक है। आप देखिए बेटा, हम लोग इस प्रश्नावली में सीखेंगे उपसारणिक, माइनर्स सीखेंगे क्या होता है, और कोफैक्टर्स जानेंगे, सहखंड क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे बेटा। वैसे हर वो बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सीख जाएगा जो सारणिक को पहली प्रश्नावली से पढ़ता आ रहा है। यहाँ मैंने A11 लिखा है, इसका मतलब पहला पंक्ति, पहले स्तंभ का एलिमेंट है ये, है ना। A12 A13 सब आप समझ रहे हो पहले से। हमें अगर आप लोगों से किसी बच्चे से कोई इसमें से पूछ ले A11 का उपसारणिक बताओ कितना होगा, A11 का उपसारणिक आप लोग जान लेना बेटा, उसे M11 कहते हैं। मतलब अगर कोई अवयव इस तरह से लिखा है, आई पंक्ति जेवा स्तंभ, है ना, का कोई एलिमेंट का अगर हमें माइनर लिखना है, उपसारणिक लिखना है, तो उसे MIJ से शो करेंगे। ध्यान से देख लेना, ये एलिमेंट का उपसारणिक है, जो मैंने यहाँ पे एकदम हिंदी में साफ साफ लिखा है कि A11 का उपसारणिक किस अक्षर से दिखाया जाता है, M11 से दिखाया जाता है। तो होगा क्या, इस A11 का वही बेटा जो बार बार पढ़ा रहे, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, जो चारों अवयव बचा है उसे सारणिक के रूप में लिख दो, है ना। A22 A23 A32 A33, यही इस एलिमेंट का उपसारणिक हो गया, ठीक है। और इसका मान अगर आपसे कोई पूछे तो आप जानते हो पहले इसका इसमें गुणा करना है, A22 A33 माइनस A32 A23, जो भी सॉल्व करने पे आएगा। अगर ये गिनती दिया होगा तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो। क्या एक एलिमेंट का आप समझ गए उपसारणिक? आपसे किसी भी एलिमेंट का मैं आज के बाद उपसारणिक पूछूं, अच्छा इसका कितना होगा, A12 का उपसारणिक M12 होगा ना, बराबर कितना, इस सोच लो, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छूट जाएगा, A21 A23 A31 A, लिख के विस्तार कर लेना। समझ गए बेटा? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो हमको। मैं किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ यार, A13 की अगर पूछा जाए तब, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दो, यही चार एलिमेंट जो आपके यहाँ बचेंगे, है ना, वही लिख देना, उपसारणिक में विस्तार कर लेना, हो गया उपसारणिक का मान। मतलब चिन्ह से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ये न सोचना कि A12 एलिमेंट का उपसारणिक पूछा गया तो यहाँ चिन्ह का भी कोई मैटर आ रहा है। उपसारणिक में चिन्ह का कोई भी मैटर नहीं होता, चिन्ह नहीं लगता उपसारणिक में आगे अपने आप से। हाँ, अब यहाँ घटाने उठाने पे आ जाए तो अलग की बात हो, तो लिखना ही पड़ेगा माइनस में। समझ पा रहे हो? मैं 32 का पूछूं, A32 का उपसारणिक बताओ, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे, A11 A13, ठीक है, चारों लिख के विस्तार कर लेना, उपसारणिक सीख जाओगे। तो क्या आप इन 9 एलिमेंटों का अलग अलग उपसारणिक लिख सकते हो? अगर मैं 3 गुणे 3 3/3 कोटि का कोई सारणिक दे दूं आपको और कहूं इसके सारे एलिमेंट्स का उपसारणिक लिखो, लिख लोगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आप उपसारणिक सीख गए सभी बच्चे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सहखंड क्या होता है, ठीक है। सहखंड कोफैक्टर्स, जैसे बेटा A11 के उपसारणिक को M11 कहते हैं, ऐसे A11 का
सहखंड जो होता है वो कैपिटल A11 होता है। क्या होता है? कैपिटल A11 से उसको शो किया जाता है और उसकी वैल्यू होती है -1 की पावर 1 + 1 M11। मतलब मैं आपको सूत्र बताऊं तो AIJ का क्या सहखंड बराबर AIJ, और AIJ के रूप में अगर ये दिया गया है तो -1 की पावर I + J MIJ। मतलब सीधी सी बात है बेटा, मैं आपको कठिन करके समझा रहा हूँ, अभी आप आसानी से समझ जाओगे। IJ का मतलब जिस भी एलिमेंट का हमें सहखंड निकालना है उसकी उपसारणिक तो निकलेगी ही निकलेगी, यहाँ तो श्योर है उपसारणिक, बस उसी के आगे -1 की पावर जो एलिमेंट यहाँ लिख के निकाल रहे हो वही ± में होगा। ठीक है, जैसे 1 1 का निकाला तो मैंने यहाँ 1 + 1 लिखा, मतलब 2 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, प्लस हो जाएगा, मतलब जो इसका उपसारणिक में आंसर आया था वही उसका सहखंड में भी आंसर आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखने का तरीका है, बस थोड़ा सा उसके सूत्र में दिखा लो। न दिखाने का मन करेगा तो मत दिखाइए, डायरेक्ट आप आंसर लिखते चले जाइए, लेकिन उसको ऐसे लिखोगे तब। इसका तो प्लस था M11। अच्छा, A12 का क्या लिखोगे सहखंड? A12 बराबर -M12 लिख दो सीधे। A13 का कैसे लिखोगे? प्लस M13। A21 का A21 माइनस M21। M21 लिखना जानते हो यार, 1 2 2 1 कैसे लिखा जाएगा उपसारणिक? मतलब जो हम उपसारणिक लिखते आ रहे हैं उसी के आगे चिन्ह के रूप में लगा दे +- वही उसका सहखंड हो जाता है। जैसे A11 का उपसारणिक कितना, इसको छोड़ोगे चारों लिख लोगे उपसारणिक के रूप में। ठीक है, हो गया उपसारणिक। लेकिन अगर इसी का सहखंड लिखना है तो इसको चिन्ह देखेंगे, इसका तो प्लस होगा, तो वही आंसर आएगा। लेकिन इसका अगर उपसारणिक लिखना है तो इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ेंगे, ये चारों अवयव उतार देंगे। लेकिन आगे अगर माइनस लगा दिए, जैसे उपसारणिक के आगे ऐसे माइनस लगा दिए और उसके बाद अंदर विस्तार किए, फिर उसका चिन्ह देखे अपना, तो वो सहखंड हो गया। इसका अगर तुम्हें सहखंड लिखना है तब फिर प्लस लिखो, इसका ये छोड़ो, A21 A22 A31 A32, विस्तार कर लो आंसर। मतलब प्लस वाले का उपसारणिक और सहखंड बराबर होता है। प्लस का प्लस माइनस प्लस चिन्ह याद होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। अगर आपको उपसारणिक निकालने आता है सारे अवयव का, ठीक है, जो भी रिजल्ट आया हो गुणा भाग करने पे, M11 वाले को आगे प्लस लिख के उसको ब्रैकेट में करके प्लस बन रहा है तो प्लस लिख दो, फिर माइनस करके जो भी आया हो माइनस प्लस जो भी हो रहा हो उसको लिख दो, आराम से लिख सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें से मैं किसी एलिमेंट का अकेले आपसे ये कह दूं इस अवयव का सहखंड बताओ, तो क्या बता सकते हो? 32 का A32 कैपिटल A32 बराबर 3 2 5 हो रहा है ना, 3 2 5 हो रहा है ना, माइनस तुरंत लगा दो बेटा, और उसके बाद इसका पंक्ति छोड़ दो इसका। अब बताओ A11 A13 A21 A23, बस तिरछा गुणा कर लो, खट से आंसर। ये तो मैं अक्षर में लिख रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन ये आप गिनतियाँ लिखी रहेंगी, आप आराम से गिनतियों को लगा सकते हो यार, कितना गुणे कितना आएगा, कितने में से कितना घटा कितना बचा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लिख दूँ 2 - 3 4 5, 2 गुणे 2 का सारणिक लिख दूँ 2/2 का, और आपसे पूछूं 2 का उपसारणिक कितना होगा? ठीक है, 5, और 2 का सहखंड कितना होगा?
5 ही होगा, मतलब 5 ही होगा, प्लस माइनस कहो चाहे ना कहो 5 ही होगा, ठीक है। लेकिन -3 का उपसारणिक क्या होगा? -3 का उपसारणिक, अरे यार इसका पंक्ति छोड़ दोगे, इसका स्तंभ छोड़ दोगे, 4 आएगा। लेकिन -3 का सहखंड कितना होगा? -4 होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये 1 2 के स्थान पे है, 1 2 3 जोड़ोगे विषम हो जाएगा, है ना। तो इसका जो उपसारणिक तो 4 होगा -3 का, लेकिन अगर -3 का सहखंड कहें तो -4 होगा। चिन्ह ध्यान रख, अगर मैं कहूँ 4 का उपसारणिक -3, लेकिन 4 का सहखंड +3 हो जाएगा। और 5 का उपसारणिक 2 और 5 का सहखंड, अरे यार वो भी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, जब 2/2 की सारणिक होती है तो 1 2 3 4 में ये सम होता है, ये विषम होता है, ये विषम होता है और ये सम होता है। जोड़ उसका ऐसे 2 2 4, 1 2 3, ये विषम, ये विषम, और ये दोनों तो वही रहता है सम वाला। तो इन दोनों का सारणिक और शाखंड तो बराबर आएगा, लेकिन इसका भिन्न चिन्ह में अंतर आएगा। तो क्या 2/2 का कोई सारणिक दिया गया हो, उसका आप हर अवयव का उपसारणिक और शाखंड लिख ले जाओगे? शाखंड में खाली चिन्ह को ध्यान रख के लिख देना है, और उपसारणिक में चिन्ह का ध्यान नहीं रखा है। तो चिन्ह माने कुछ नहीं, सीधे जो 4 अवयव बचते हैं उनका सारणिक में लिख के छोटा सा गुणा करके निकाल लो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग प्रश्नावली 4.4 का पहला और दूसरा सवाल सभी लोग लगा सकते हो, लगा सकते हो? तो ठीक है, पहला और दूसरा सवाल सभी लोग लगा के आइए घर से, ठीक है। होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप सभी लोग बेटा घर पे लगाइए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। सबको वीडियो पसंद आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक्स।